नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले ईरान और अमेरिका की युद्ध नीति की तुलना करेंगे। इन दोनों में से सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमेरिका इस युद्ध को मशीन, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ रहा है, लेकिन ईरान इसे दिमाग और गुरिल्ला रणनीति के साथ लड़ रहा है। अमेरिका के लिए यह युद्ध सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन ईरान के लिए यह युद्ध उसके अस्तित्व की लड़ाई है। अमेरिका के सैनिक सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन ईरान के सैनिक पूरी देशभक्ति और बहादुरी के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान लगातार अमेरिका को चकमा दे रहा है और सरप्राइज दे रहा है, लेकिन अमेरिका की युद्ध नीति उसके पिछले युद्ध नीति जैसी ही है, जिसमें नए सरप्राइज की बहुत कमी दिखाई देती है। इसके बाद हम ईरान युद्ध में हूती विद्रोहियों की एंट्री को आपके लिए डिकोड करेंगे। अब यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। पूरी दुनिया हॉर्मुज खुलने का इंतजार कर रही है, लेकिन अब हूती विद्रोहियों के हमले के बाद रेड सी का रास्ता भी बंद होने की आशंका है। और आखिर में महाराष्ट्र के एक ढोंगी ज्योतिषी अशोक खरात द्वारा सताई गई महिलाओं पर हो रहे डिजिटल अत्याचार के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अशोक खरात ने बड़ी संख्या में इन महिलाओं का यौन शोषण किया और अब उनके वीडियोस देश भर के व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसकी वजह से सैकड़ों परिवारों के जीवन में एक नया भूकंप आ गया है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में टेक्नोलॉजी को जहां सुरक्षा कवच होना चाहिए था, वहीं इन महिलाओं के लिए यही टेक्नोलॉजी एक अभिशाप बन गई है। जब हम युद्ध विराम की बात कर रहे हैं और हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका अब इस युद्ध से बाहर क्यों निकलना चाहता है, ये समझने के लिए आज आपको ईरान और अमेरिका की युद्ध नीति की तुलना जरूर करनी चाहिए कि इस युद्ध में ईरान कैसे लड़ा और इस युद्ध में अमेरिका कैसे लड़ा, और दोनों की जो रणनीति थी, युद्ध नीति थी, उसमें क्या बड़े अंतर हैं। तो देखिए, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमेरिका इस युद्ध को मशीन, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ रहा है, लेकिन ईरान इसे अपने दिमाग और गुरिल्ला रणनीति और सरप्राइज फैक्टर के साथ लड़ रहा है। अमेरिका के लिए यह युद्ध एक सुपर पावर के तौर पर महज एक शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन ईरान के लिए यह युद्ध अस्तित्व की लड़ाई है। अमेरिका के सैनिक सिर्फ अपने आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन ईरान के सैनिक अपनी देशभक्ति के साथ, अपनी मातृभूमि की बहादुरी के साथ लड़ते हुए रक्षा कर रहे हैं। इस युद्ध में ईरान ने अपनी रणनीति से अमेरिका को पहले युद्ध विराम और अब इस युद्ध से निकलने पर एक प्रकार से मजबूर कर दिया, और आज पूरी दुनिया ईरान से युद्ध लड़ने की रणनीति सीख सकती है, जिसमें अमेरिका जैसा सुपर पावर भी उलझ कर रह गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान लगातार अमेरिका को सरप्राइज कर रहा है, लेकिन अमेरिका की जो युद्ध नीति है वो लगातार वैसी ही है जैसी पुराने युद्ध में हम देख चुके हैं। यानी अमेरिका ईरान को कोई सरप्राइज नहीं कर पाया, उसकी युद्ध नीति में कुछ नयापन नहीं है, लेकिन ईरान हर रोज अपनी युद्ध नीति में कुछ ना कुछ नया ऐसा लेकर आता है जिससे अमेरिका हैरान रह जाता है। तो अब इस युद्ध नीति को हम डिकोड करेंगे। इस युद्ध में ईरान की रणनीति स्वॉट एनालिसिस की एक मास्टर क्लास है। स्वॉट क्या होता है आपको बताएंगे। ईरान ने अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत, वीकनेस यानी कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर और थ्रेट्स यानी खतरा, इन चारों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार की है, और इसीलिए हम कहते हैं इसे स्वॉट। इस युद्ध में ईरान ने अपने सरप्राइज फैक्टर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और बहादुरी से अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध विराम करने के लिए मजबूर कर दिया। यह युद्ध टेक्नोलॉजी वर्सेस माइंडसेट की एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें अमेरिका की रणनीति में सिर्फ मशीन, टेक्नोलॉजी और एआई शामिल था, और अमेरिकी सेना इस युद्ध को एक हाईटेक वॉर की तरह लड़ रही थी, जहां पर उसे सिर्फ मशीन चाहिए और पैसा चाहिए, जबकि ईरान की रणनीति ह्यूमन इंटेलिजेंस पर आधारित थी। ईरान की रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण था उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यानी ईरान के लिए यह युद्ध अपने अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई थी, नाउ और नेवर की लड़ाई थी।
ईरान जानता है कि अगर वो इस युद्ध में हार गया तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। आजकल धुरंधर फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही है। इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, घायल हूं इसलिए घातक हूं। और ईरान के साथ भी बिल्कुल यही है। यह डायलॉग ईरान पर बिल्कुल फिट बैठता है। ईरान घायल है इसीलिए घातक है। युद्ध के पहले दिन ही खमेनेई का मारे जाना ईरान पर सबसे बड़ी चोट थी और इस चोट ने ईरान को घायल कर दिया और इसी ने पूरे ईरान को अमेरिका के खिलाफ एकजुट करके और भी ज्यादा घातक बना दिया। इस युद्ध को अमेरिका मशीनों की मदद से लड़ रहा था जबकि ईरान अपने दिमाग से लड़ रहा था। यह युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह दो विचारधाराओं का एक ऐसा टकराव है जिसमें एक तरफ शक्तिशाली अमेरिका है जो मानता है कि टेक्नोलॉजी और ताकत के दम पर सब कुछ जीता जा सकता है, कोई भी युद्ध वो जीत सकते हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जो ये मानता है कि ईरान की जनता अपनी जान दे देगी लेकिन अमेरिका के सामने झुकेगी नहीं। और इस लड़ाई में अमेरिका का मकसद था दुनिया में सुपर पावर के तौर पर अपना शक्ति प्रदर्शन करना, जबकि ईरान का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी रक्षा करना। अमेरिका सिर्फ इस युद्ध को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था जबकि ईरान इस युद्ध में सिर्फ टिके रहना चाहता था। और वही काम ईरान कर रहा है। वो सिर्फ टिका हुआ है, वो गिरने से इंतजार कर रहा है, गिरने से इनकार कर रहा है। इसलिए ईरान ने अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह समझकर युद्ध लड़ने की एक स्मार्ट रणनीति बनाई। ईरान ने अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय उन्हें ही अपनी ताकत बनाया। पारंपरिक सैन्य ताकत में पीछे होने के बावजूद ईरान ने गुरिल्ला रणनीति, प्रॉक्सी नेटवर्क और मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा लिया। आप सोचिए, एक तरफ दुनिया की नंबर 1 सेना है और दूसरी तरफ दुनिया की नंबर 16 की सेना है। असल में यह अहंकार वर्सेस अस्तित्व की लड़ाई थी जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और दूसरी तरफ ईरान की सेना है। लेकिन इसके बाद भी ईरान 1 महीने से ज्यादा समय तक इस युद्ध में न सिर्फ टिका रहा बल्कि खाड़ी के देशों और इजराइल पर लगातार हमले करके यह भी बताता रहा कि उसकी ताकत को समझने में अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हुई है। किसी भी युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार होता है उसका सरप्राइज फैक्टर। युद्ध सिर्फ ताकत का खेल नहीं होता बल्कि दुश्मन को चौंकाने की कला भी कई बार हार और जीत तय करती है। लेकिन इस युद्ध को अमेरिका नहीं बल्कि ईरान के सरप्राइज फैक्टर्स के लिए याद किया जाएगा। युद्ध के पहले ही दिन 28 मार्च को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को मार दिया गया, जो इस युद्ध में अमेरिका का पहला और आखिरी सरप्राइज था। लेकिन इसके बाद ईरान ने अपनी रणनीति, अपने हथियार और अपने इरादों से लगातार अमेरिका और पूरी दुनिया को चौंकाया है और लगातार चौंका रहा है, एक के बाद एक सरप्राइज। इस युद्ध में ईरान का सबसे बड़ा सरप्राइज था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देना। यह ईरान का एक ऐसा सरप्राइज था जिसकी अमेरिका के साथ साथ दुनिया में किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इस युद्ध में ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं था, इसलिए उसने हॉर्मुज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। युद्ध से पहले हॉर्मुज के रास्ते से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 20% गैस यहीं से गुजरती थी, यानी ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी लाइफलाइन है। और इस रास्ते के बंद होते ही दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई। बड़े बड़े देशों में, दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ गए, महंगाई आ गई। इस रास्ते में समुद्री जहाजों पर लगभग 20 हमले हुए और ईरान का सबसे बड़ा हथियार था हमले का डर, जिसकी वजह से शिपिंग कंपनीज ने खुद ही इस रास्ते का प्रयोग करना बंद कर दिया। युद्ध से पहले हॉर्मुज के रास्ते से हर दिन लगभग 140 ऑयल और गैस टैंकर्स या समुद्री जहाज यहां से गुजरते थे, लेकिन पिछले 33 दिनों में यह ट्रैफिक लगभग 95% गिरकर लगभग 5 से 6 समुद्री जहाज प्रतिदिन हो चुका है। और इसीलिए मार्च के महीने में कुल मिलाकर लगभग 140 समुद्री जहाजों ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया, यानी हर दिन जितना ट्रैफिक गुजरता था पूरे महीने में लगभग उतने ही जहाजों को रास्ता मिला। पूरी दुनिया हर दिन लगभग 10 करोड़ बैरल तेल का इस्तेमाल करती है और हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से प्रतिदिन लगभग 1.5 करोड़ बैरल तेल की कमी हो गई। ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते को अपनी मुट्ठी में इस तरह से बंद कर लिया कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई खुद ही घुटनों पर आ गई और 21वीं सदी के युद्ध में असली हथियार मिसाइल्स और ड्रोन नहीं बल्कि सप्लाई चेन कंट्रोल है। और यही इस युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार साबित हुआ और इससे पूरी दुनिया को किसी परमाणु हमले से भी बड़ा सरप्राइज मिला और उससे भी बड़ा झटका लगा।
यानी ईरान ने एक हॉर्मुज को बंद करके पूरी दुनिया को घायल करना शुरू कर दिया। ईरान पहले दिन से जानता था कि वो अमेरिका को हरा नहीं सकता। ईरान के पास अमेरिका तक हमला करने वाली कोई ऐसी मिसाइल नहीं है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। ईरान से अमेरिका की दूरी लगभग 11,500 किलोमीटर है, लेकिन ईरान के पास सिर्फ 2,500 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल है। ईरान के पास ना तो अमेरिका जैसे नए और एडवांस्ड हथियार हैं, ना ही एयरफोर्स है और ना ही नेवी है। इसलिए ईरान ने ऐसी रणनीति बनाई कि वो पूरी दुनिया में अमेरिका की छवि को खराब कर दे। इस युद्ध में खाड़ी देशों पर हमला ईरान का दूसरा सबसे बड़ा सरप्राइज था। ईरान ने अपने पड़ोस में ही खाड़ी देशों पर हमला करके अमेरिका के सहयोगी देशों और पूरी दुनिया को छोटे छोटे बहुत सारे जख्म दे दिए। इसने अमेरिका पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ा दिया और ईरान ने इस चाल से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। ईरान युद्ध में यह कहावत अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठती है। ईरान के आसपास पश्चिम एशिया में अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस हैं, जो एक बंद मुट्ठी की तरह अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। अमेरिका को भ्रम था कि वो इन सैन्य ठिकानों की मदद से सिर्फ कुछ ही दिनों में ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इन मिलिट्री बेसिस पर हमला करके अमेरिका की इस बंद मुट्ठी को एक्सपोज कर दिया। ईरान ने इस युद्ध में फाइटर जेट्स की बजाय ड्रोन्स और मिसाइल्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल से इस युद्ध का पूरा खेल बदल दिया और अमेरिका के लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम भी उसके अपने मिलिट्री बेसिस को बचा नहीं पाए। इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक यह है कि अब हमला करने के लिए आपको महंगे फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं। इसके बावजूद अमेरिकी सेना ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर नहीं कर पाई, जबकि उनके पास लेटेस्ट और बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स हैं। ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका के उन महंगे हथियारों को भी एक्सपोज किया जिन्हें अब तक दुनिया के सबसे लेटेस्ट और शक्तिशाली हथियार माना जाता था। ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर हमले का दावा किया, यानी अमेरिका के हथियार बहुत महंगे हैं। ये डेमो वीडियोस और आंकड़ों में तो बहुत ताकतवर लगते हैं, प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन जब असली युद्ध होता है तो ये ईरान के आउटडेटेड हथियारों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। ये पूरी दुनिया ने देख लिया। किसी भी युद्ध में सबसे जरूरी होता है उसका मकसद। युद्ध के शुरू होने से पहले ईरान का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि यह युद्ध उन्होंने शुरू नहीं किया और उस पर अमेरिका और इजराइल ने पहले हमला किया। यह सिर्फ ईरान पर हमला नहीं था, बल्कि ईरान की लगभग 9 करोड़ जनता पर हमला था, उनकी देशभक्ति और स्वाभिमान पर हमला था और उनके अस्तित्व पर संकट था। युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का मारा जाना ईरान के लोगों के लिए उनकी धार्मिक व्यवस्था पर एक हमला था और इस हमले ने पूरे ईरान को युद्ध का सबसे बड़ा मकसद दे दिया और वो था अपना अस्तित्व बचाना, अपने धर्म के लिए लड़ना और किसी भी हाल में अब सरेंडर ना करना। ईरान के लोगों के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक धर्म युद्ध बन गया। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया बाहुल देश है, इसलिए उनके लिए यह युद्ध इस्लाम और शिया परंपराओं को बचाने की लड़ाई है। शिया परंपरा में कुर्बानी और शहादत का बहुत महत्व है और देश के लिए जान देना सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। इसकी वजह से इस युद्ध को एक धार्मिक अर्थ भी मिल गया, ये एक धर्म युद्ध भी बन गया और ईरान के सैनिकों में यह भावना है कि वो सिर्फ ईरान की रक्षा के लिए युद्ध नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी धार्मिक पहचान और अपनी परंपराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आज ईरान का हर सैनिक अपने देश और अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहा है और मरने के लिए तैयार है। इसलिए उनमें बहादुरी दिखाई देती है और देशभक्ति का जज्बा दिखाई देता है। लेकिन अमेरिका के सैनिकों में इस तरह के जज्बे की कमी है, क्योंकि अमेरिका के सैनिकों को यह बात पता ही नहीं है कि आखिर उनके इस युद्ध का मकसद क्या है और उन्हें इस युद्ध से हासिल क्या करना है, ये अमेरिका के सैनिक नहीं जानते। वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। अमेरिका के सैनिक एक मशीन की तरह हैं जो इस युद्ध में सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं और जो लक्ष्य उन्हें बताया जा रहा है उस पर हमला कर रहे हैं। उनके लिए यह युद्ध एक सैन्य ऑपरेशन से ज्यादा कुछ नहीं, जबकि ईरान के सैनिकों के लिए यह उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है और इसीलिए आपको यह अंतर दिखाई देता है। इस युद्ध ने ईरान के लोगों को एकजुट कर दिया और अमेरिका के लोगों में बंटवारा कर दिया।
एक महीने पहले तक ईरान के लोग अपनी ही सरकार के विरोध में बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे थे, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के हमले ने ईरान की इसी जनता को एकजुट कर दिया। अब ईरान में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस हमले के बाद ट्रंप का अमेरिका में विरोध हो रहा है। 28 मार्च को अमेरिका के सभी 50 राज्यों में एक साथ इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें लगभग 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में नैरेटिव वॉर में भी अमेरिका हार गया। वो ये साबित करने में नाकाम रहा कि ईरान उसके लिए या फिर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, जबकि ईरान आत्मरक्षा के लिए लड़ रहा है और ईरान के साथ दुनिया की सहानुभूति इसलिए चली गई क्योंकि ईरान लगातार ये कहता रहा कि हमला हमने नहीं किया और हम सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सेना का अब तक का इतिहास रहा है वियतनाम युद्ध, इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, और अब इसमें एक नया चैप्टर जुड़ गया है और वो है ईरान युद्ध का चैप्टर। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की तरह यह युद्ध भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाएगा, जहां पर अमेरिका स्पष्ट रूप से जीत नहीं पाएगा। इससे पहले भी नहीं जीत पाया और इस बार भी नहीं जीत पाएगा। आप अक्सर क्रिकेट का मैच देखते हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो बाकी युद्धों की तरह ईरान युद्ध भी एक ड्रॉ में खत्म होगा, यानी ये अगर इसे आप एक मैच की तरह देखें तो ये एक ड्रॉ हो जाएगा ये मैच, और युद्ध का नतीजा ड्रॉ होने पर कमजोर टीम को ही हीरो माना जाता है। ये कमजोर टीम यानी ईरान की जीत है, क्योंकि अमेरिका मजबूत टीम होने के बाद भी ईरान को हरा नहीं पाया। यानी अमेरिका पर एक तरह से ईरान की एक मनोवैज्ञानिक जीत हुई। और जैसा मैंने आपको कहा, जब एक मजबूत टीम और एक कमजोर टीम खेलते हैं और तब भी मैच ड्रॉ हो जाए तो लोगों की जो प्रशंसा है वो कमजोर टीम को मिलती है। ईरान युद्ध में अब सबसे दिलचस्प मोड़ आ गया है और वो ये है कि इसमें यमन के हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। आज हम आपको इनकी कहानी बताएंगे। ये हैं हिजबुल्लाह, हूथी और हमास। ये तीन ऐसे संगठन हैं जिनके पास बड़ी संख्या में फाइटर्स हैं। ये तीनों ही इजराइल से नफरत करते हैं, ये तीनों ही अमेरिका से नफरत करते हैं और इन्हें ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। यानी ये हैं ईरान की सेना ही, लेकिन अब ये ईरान के लिए बाहर से लड़ेंगे। हूथी के हमलों ने दुनिया को दो वजहों से चौंका दिया है। पहला, यमन से इजराइल की दूरी लगभग 2200 किलोमीटर है, फिर भी हूथी इतनी दूर से इजराइल पर हमला कर पा रहे हैं। ये सोचिए, नक्शे पर 2200 किलोमीटर दूर बैठकर वो इजराइल तक पहुंच रहे हैं। दूसरा, हूथी विद्रोहियों के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जिससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी जिसे रोक नहीं पा रहा। हूथी विद्रोहियों ने इस हमले में जिस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसका नाम है फिलिस्तीन 2, और यह कोई सामान्य मिसाइल नहीं है। इसकी स्पीड मैक 16 तक यानी करीब 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। यह मिसाइल सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि रेडार से बचने के लिए लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। साथ ही ये स्किप ट्रेजेक्टरी पर काम करती है, मतलब इसमें पहले ये मिसाइल अंतरिक्ष की तरफ जाती है, अंतरिक्ष में जाती है, फिर अचानक नीचे आती है और फिर वायुमंडल को छूकर दोबारा से ऊपर चलती है। इस प्रक्रिया से रेडार और इंटरसेप्टर मिसाइल भ्रमित हो जाते हैं और इस प्रकार की मिसाइलों को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सीधे लाइन में नहीं जाती बल्कि ऊपर नीचे अपना जो रास्ता है उसे बदलती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हूथी विद्रोहियों के पास इतनी खतरनाक मिसाइल कैसे आई। इसे समझने के लिए पहले आप हूथियों का इतिहास समझिए। आज हम आपको थोड़ा हूथियों के बारे में भी बताते हैं और आपकी जानकारी इन हूथियों के बारे में आज थोड़ी सी बढ़ेगी। हूथी यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक राजनीतिक और सैन्य समूह है। शिया जैदी समुदाय का जैदी समुदाय ने 1990 के दशक में यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ विद्रोह किया था और इस विद्रोह के लिए उन्होंने खुद को संगठित किया। शुरुआत में ये एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये एक सशस्त्र विद्रोही संगठन बन गया। इस समूह का नाम इसके संस्थापक हुसैन अल हूथी के नाम पर रखा गया है, इसलिए बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इन्हें हूथी क्यों कहा जाता है। इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था हूथी। हूथी विद्रोही खुद को अंसार अल्लाह यानी अल्लाह के साथी भी कहते हैं और 2011 में अरब देशों में अरब स्प्रिंग के विद्रोह के बाद यमन में भी एक ऐसा ही राजनीतिक संकट शुरू हुआ।
2014 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और यमन की सरकार को भागने के लिए मजबूर कर दिया, यानी पूरे देश पर कब्जा कर लिया और यहीं से यमन के एक हिस्से में हूतियों का शासन शुरू हो गया। इस गृह युद्ध में हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन सरकार को सऊदी अरब की सेना ने मदद की। 2015 में हूती आंदोलन के खिलाफ लड़ने के लिए सऊदी अरब की लीडरशिप में बाकायदा कई देशों का गठबंधन बना, जिसमें यूएई, बहरीन, कुवैत और मिस्र जैसे 10 देश शामिल थे। इसे अमेरिका भी अपना समर्थन दे रहा था और यही कारण है कि हूती इन सभी देशों के खिलाफ हैं, इन सभी देशों से वो नफरत करते हैं और ये सारे देश वो हैं जो आज ईरान के भी दुश्मन देश हैं। इस गृह युद्ध में 10 से ज्यादा देशों की कोशिशों के बावजूद हूती विद्रोहियों का यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कायम रहा। तो एक बड़ी बात आप देखिए कि ये 10 देश मिलकर भी हूतियों को हरा नहीं पाए। उस समय आरोप लगा कि ईरान हूती विद्रोहियों को हथियार दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और पैसा भी दे रहा है। यमन में पिछले 1 दशक से गृह युद्ध चल रहा है और अमेरिका भी हूती विद्रोहियों पर इससे पहले हमले कर चुका है। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने हूती विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इसके बावजूद आज भी हूती विद्रोहियों का यमन की राजधानी सना समेत यमन के कई हिस्सों पर कब्जा है। इस नक्शे में अब आप देखिए कि यमन में हूतियों का ज्यादातर कब्जा रेड सी के आसपास के इलाकों में है। आज यमन कई हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके एक हिस्से पर हूतियों का कब्जा है तो दूसरे हिस्से पर वहां की सरकार है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। यमन की आधिकारिक सरकार अदन नाम के एक शहर में स्थित है और इसका नेतृत्व वहां के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी कर रहे हैं। अल अलीमी ने जब वर्ष 2022 में वहां की सत्ता संभाली, तब से गृह युद्ध काफी कम हो चुका है, लेकिन हूती बार बार रेड सी पर हमला करते रहे हैं। हूती विद्रोही भी हमास और हिजबुल्लाह की तरह इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपना दुश्मन मानते हैं और सऊदी अरब से भी नफरत करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने ही हूतियों पर हमला किया था। ईरान लगातार हूती विद्रोहियों की हथियारों से मदद करता रहा है, जैसा मैंने आपको कहा, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग। हूतियों के पास इस समय आधुनिक लेटेस्ट बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। 28 मार्च को इजराइल पर किया गया उनका हमला हूतियों की मिसाइल्स की ताकत को दिखाता है और एक अनुमान के मुताबिक इस संगठन में लगभग 2 लाख फाइटर्स हैं। संख्या देख लीजिए आप, 2 लाख फाइटर्स इसके पास हैं। हूती विद्रोहियों ने खुद को किसी देश की आर्मी की तरह संगठित किया है और वो अपनी मिलिट्री परेड भी निकालते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनके पास 100 से लेकर 300 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, 50 से लेकर 150 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं और 50 से लेकर 100 क्रूज मिसाइल्स भी इनके पास हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं। हूती विद्रोहियों को ज्यादातर हथियार ईरान से मिले हैं। इसके अलावा तस्करी के जरिए भी ये हथियार रशिया, चीन और उत्तर कोरिया से आते हैं। इसलिए इनके पास कितने हथियार हैं इसका किसी के पास कोई सटीक अनुमान नहीं है, लेकिन आज हूती विद्रोहियों के पास जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उनसे वो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हूती विद्रोहियों की कमाई मुख्य तौर पर उनके नियंत्रण वाले इलाकों में टैक्स और जबरदस्ती वसूली से होती है। वो यमन के बंदरगाहों पर आने वाले सामानों से भारी टैक्स वसूलते हैं। इसके अलावा उन्हें ईरान जैसे देशों से भी पैसा मिलता है और मदद मिलती है और इस पैसे से ही वो हथियार खरीदते हैं और फिर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते हैं। हूतियों की ताकत का अंदाजा उनके इससे पहले लड़े गए युद्धों से आपको पता चलेगा। वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक यमन में गृह युद्ध चला और इस दौरान सऊदी अरब के नेतृत्व में 10 देश मिलकर भी हूतियों को यमन से बेदखल नहीं कर पाए। 7-8 साल की लड़ाई के बाद भी हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर अपना कब्जा जारी रखा। फिर वर्ष 2023 और 24 में हूतियों ने रेड सी में व्यापारिक जहाजों पर हमले शुरू किए। वर्ष 2024 में रेड सी से गुजरने वाले कार्गो शिप्स पर हूती विद्रोहियों ने 150 से ज्यादा हमले किए थे। वहां पर शिप्स का निकलना मुश्किल कर दिया था और इसी की वजह से सुएज कैनाल से व्यापार प्रभावित हुआ और इसके जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हूतियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू किए।
लेकिन वो हूथियों को यमन से तब भी नहीं भगा पाए, यानी ये अमेरिका के कब्जे में भी नहीं आए। पिछले साल मार्च में अमेरिका ने यमन के हूथी लड़ाकों पर एक हवाई हमला किया था। करीब 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स और 5 आधुनिक ड्रोन्स नष्ट हो गए। उस समय हूथी लड़ाके रेड सी में पश्चिमी देशों के व्यापारिक समुद्री जहाजों पर हमला कर रहे थे और इन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने इन पर हवाई हमले किए। लेकिन इस ऑपरेशन पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अमेरिका हूती के फाइटर्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया और आखिरकार अमेरिका ने उनके साथ समझौता करके अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। तो सोचिए, हूतियों के साथ अमेरिका को समझौता करना पड़ा और फिर यह ऑपरेशन बंद करना पड़ा। ये जो पुराने युद्ध हूतियों ने लड़े हैं, इनसे पता चलता है कि अमेरिका सहित कई देश मिलकर भी आज तक हूतियों का सफाया नहीं कर पाए और हूतियों के इस युद्ध में शामिल होने से एक और मोर्चा अब खुल गया है। अभी तक पूरी दुनिया हॉर्मूज के बंद होने से परेशान थी, लेकिन अब रेड सी के जरिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद होने की आशंका बढ़ गई है। इसके एक हिस्से से सुएज कैनाल के जरिए यूरोप जा सकते हैं और दूसरे हिस्से से हिंद महासागर के जरिए एशियाई देशों तक पहुंचा जा सकता है और रेड सी और अरब सागर को बाब अल मंदेब स्ट्रेट आपस में जोड़ता है और यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह ही है। रेड सी में जिस जगह पर यह रास्ता है, उस इलाके में हूती विद्रोहियों का ही कब्जा है और वो बेहद बहुत ही आसानी से यहां पर हमला कर सकते हैं। रेड सी के इस रास्ते के जरिए लगभग 12 से 15% अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता है और इस रास्ते से दुनिया का लगभग 9% कच्चा तेल और 8% LNG गुजरता है। यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का यह सबसे तेज समुद्री मार्ग है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद यह उम्मीद थी कि रेड सी के रास्ते व्यापार बढ़ेगा और सऊदी अरब इस रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई बढ़ा देगा और पूरी दुनिया में थोड़े लंबे रास्ते से ही सही, लेकिन रेड सी के जरिए काम चलता रहेगा। लेकिन अब यह रास्ता भी हूतियों की वजह से बंद हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो दुनिया भर में तेल और गैस का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इजराइल पर हूती हमले के बाद फिर से कच्चा तेल आज $110 प्रति बैरल पर आ चुका है। सऊदी अरब को एशियाई देशों को तेल और गैस की सप्लाई करने के लिए पहले अब सुएज कैनाल पास करना होगा और फिर द केप ऑफ गुड होप के रास्ते से गुजरना होगा और इसकी वजह से समय और खर्च दोनों ही बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। इसलिए तेल जब आप तक पहुंचेगा, यानी दुनिया तक पहुंचेगा, तो समय भी बहुत ज्यादा लगेगा और महंगा भी बहुत हो जाएगा। तो यह है हूतियों की कहानी। अब हूती इस युद्ध में प्रवेश कर गए हैं और अब वो ईरान की सेना के पीछे खड़े होकर ईरान का साथ दे रहे हैं। फ्रांस के महान सेनापति और सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि जब आपका दुश्मन खुद ही गलत फैसले ले रहा हो तो उसे रोकने की गलती नहीं करनी चाहिए। पुतिन और शी जिनपिंग ने ट्रंप के साथ बिल्कुल यही किया है। फिलहाल अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर ध्यान नहीं दे रहा, इससे रशिया को फायदा मिल रहा है। अमेरिका का फोकस एशिया पैसिफिक जैसे उन क्षेत्रों से भी हट गया है जहां पर चीन अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है और रशिया ने अब दोबारा से तेल बेचना फिर से शुरू कर दिया है। यानी ईरान युद्ध के इस समय के जो 2 सबसे बड़े विजेता हैं, वो हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। रशिया ने भी कहा है कि वो ईरान युद्ध को खत्म करने में मदद देने के लिए अब तैयार है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिम एशिया के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए पिछले साल अगस्त में राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलास्का में बातचीत की थी और अब देखिए समय का चक्र, पुतिन भी ईरान में युद्ध रुकवाने के लिए अब मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, वो भी कोशिशें कर रहे हैं और इसीलिए जिसको कहते हैं अंग्रेजी में द लास्ट लाफ। तो आज रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दूर बैठकर मुस्कुरा रहे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप पर शायद हंस रहे होंगे ये देखकर कि डोनाल्ड ट्रंप कहां ईरान में जाकर इस युद्ध में अब फंसकर रह गए हैं और अब बाकी दुनिया के ऊपर से उनकी नज़र पूरी तरह से हट चुकी है। यानी ट्रंप और अमेरिका दोनों ही अब संघर्ष कर रहे हैं। Безусловно, сегодня утром, как и весь мир, мы имели возможность ознакомиться с заявлениями президента Трампа. Что касается войны вокруг Ирана,
Вы знаете, президент Путин является убежденным сторонником того, что все разногласия должны урегулироваться исключительно политико-дипломатическими средствами. И именно об этом президент говорил в ходе своей серии международных телефонных разговоров с главами государств Персидского залива, Арабского мира. И президент продолжает эти контакты. И в случае, если каким-то образом наши услуги будут востребованы, мы, конечно же, готовы внести свой посильный вклад в то, чтобы ситуация с боевыми действиями как можно раньше перешла в мирное русло. तो जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय पहले तक रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराना चाहते थे, इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे और कहते थे कि वही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए भी गए। अब वही काम व्लादिमीर पुतिन उनके साथ कर रहे हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बातचीत ईरान से नहीं हो पा रही है तो हम इसमें कुछ भूमिका निभा सकते हैं। ईरान युद्ध में एक नैरेटिव वॉर भी चल रहा है जिसमें ईरान अमेरिका पर लगातार भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ ट्रंप अमेरिका की जनता को संबोधित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति भी अमेरिका की जनता के लिए एक स्पेशल चिट्ठी लिखकर सीधे उनसे बात कर रहे हैं। ट्रंप ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका के लोगों से कह रहे हैं कि ईरान उनका दुश्मन नहीं है, ईरान उनके लिए खतरा नहीं है। ट्रंप ईरान पर और ज़्यादा बड़े हमलों की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका के लोगों के साथ एक भावनात्मक संवाद कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के ही 80 लाख लोग अमेरिका में सड़कों पर उतर आए थे और ईरान के राष्ट्रपति अब इन लोगों के इस गुस्से को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ शक्ति प्रदर्शन है और दूसरी तरफ अमेरिका की जनता की सोच को प्रभावित करने की ईरान की रणनीति है। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका की जनता को लिखे अपने पत्र में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, ईरान ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया। आधुनिक इतिहास में ईरान ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी रक्षा की है और ये युद्ध भी ईरान अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है। दूसरा, ईरान को खतरा बताना एक गलत कहानी है, फॉल्स नैरेटिव है। ईरान को जानबूझकर एक बहुत बड़े खतरे की तरह पेश किया जा रहा है जिससे हथियारों की ज़्यादा बिक्री हो और अमेरिका का सैन्य दबदबा दुनिया पर कायम रहे। और तीसरा, ईरान की जनता के मन में अमेरिका के लोगों के लिए कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने अमेरिका के लोगों से अपील की है और कहा है कि वो इस प्रोपेगेंडा के बदले सच्चाई को देखें और ट्रंप की बातों में ना आए। ईरान के राष्ट्रपति की ये चिट्ठी ट्रंप से नाराज अमेरिका की जनता को और भड़का सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 66% लोग ईरान युद्ध के खिलाफ हैं। पूरे अमेरिका में नो किंग्स नाम की रैली निकाली गई और इसमें अमेरिका के लगभग 80 लाख लोग शामिल हुए थे। ईरान एक बात अच्छी तरह से जानता है कि वो ट्रंप के साथ इस युद्ध को कभी जीत नहीं पाएगा, लेकिन सीधे अमेरिका की जनता से बातचीत करके उन्हें चिट्ठी लिखकर ईरान के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उन्हीं के देश में लोगों को भड़काने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम के लिए बातचीत कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है ईरान से, और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ईरान में अब जमीनी लड़ाई की तैयारी भी कर रही है। अमेरिका के एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, जिसे हम पेंटागन कहते हैं, पेंटागन ईरान के लिए एक ऐसे ज़मीनी युद्ध की तैयारी कर रहा है जो कई हफ्तों तक चल सकता है। इस युद्ध में 2 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। पहला, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस जैसे डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स या अमेरिका के आर्मी रेंजर्स, इनकी मदद से छोटे, तेज और सटीक हमले और ऑपरेशन चलाए जाएंगे। और दूसरा, पारंपरिक सेना की मदद से ईरान के बड़े इलाके पर हमला करके वहां पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। अमेरिका की सेना के लगभग 50,000 सैनिक पश्चिम एशिया में तैनात हैं और अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस प्लान को मंजूरी दे देते हैं तो ईरान युद्ध का ये फेज 2 शुरू हो सकता है। फेज 1 क्या था? फेज 1 था जिसमें सिर्फ हवाई हमले किए गए, उनका कोई भी थल सैनिक इसमें शामिल नहीं था। अभी तक सिर्फ मिसाइल से हमले किए गए हैं, ड्रोन से हमले किए गए हैं, फाइटर जेट से हमले किए गए हैं, और ये फेज 1 था जिसमें सिर्फ एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है।
फेज 2 जो है उसमें आर्मी आ जाएगी और अब अमेरिका के जो सैनिक हैं वो ईरान की जमीन पर पहुंच जाएंगे। अब हवा में लड़ाई नहीं होगी, बल्कि लड़ाई जमीन पर होगी। अब तक वहां पर लड़ाई एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमलों तक ही सीमित थी, लेकिन पहली बार ईरान और अमेरिका की सेना के बीच जमीन पर आमने सामने का युद्ध शुरू हो सकता है। इससे युद्ध बहुत लंबे समय तक चल सकता है, इससे युद्ध बहुत महंगा हो सकता है और सैनिकों की मौत का आंकड़ा भी अब बहुत बढ़ सकता है। अमेरिका के लिए ईरान की जमीन पर जाकर लड़ना इतना आसान नहीं होगा। ईरान का लगभग 50 से 55% हिस्सा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में जो भारी टैंक्स हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इनसे युद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ये सब चीज़ें धीमी पड़ जाती हैं। वहाँ पर इतने ऐसे रास्ते नहीं हैं कि वहाँ पर टैंक जा सकें, बख्तरबंद गाड़ियां जा सकें। पहाड़ों पर युद्ध का नियम यह है कि जो सेना ऊंचाई पर मौजूद होती है उसे उतना ही फायदा होता है और उस पर हमला करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इस इलाके में ईरान की सेना पहाड़ियों की चोटी पर मौजूद है, यानी ऊंचाई पर बैठी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पहाड़ की चोटी पर ईरान का कोई एक सैनिक मौजूद हो तो उस एक ईरानी सैनिक का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को 8 से 9 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, यानी 8 से 9 गुना ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी अमेरिका को ईरान के सैनिकों से। और इसी वजह से कारगिल युद्ध के समय, अगर आपको याद हो, जब भारत ने कारगिल का युद्ध लड़ा था, उसमें पहाड़ की ऊंचाइयों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को हटाने में भारतीय सेना को तब बहुत मुश्किल आई थी, क्योंकि तब हमारी जो सेना थी वो नीचे थी और कारगिल में पहाड़ों की जो चोटियां थीं उस पर पाकिस्तानी घुसपैठिए कब्जा करके बैठ गए थे। उनके पास ऊंचाई थी और वो ऊंचाई से हमले कर रहे थे, इसीलिए भारतीय सेना को इन्हें खाली कराने में इतना समय लगा था। अब आपको वापस ईरान युद्ध पर लाते हैं। इसके अलावा ईरान का लगभग 25% इलाका रेगिस्तान है। तो सोचिए, 50 से 55% इलाका पहाड़ी है और 25% इलाका रेगिस्तान है, जहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और यह दुनिया के सबसे गर्म और मुश्किल स्थानों में से एक है। ईरान के एक ऐसे पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में अमेरिकी सेना के लिए अपनी सप्लाई लाइंस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होगा। और दूसरी बात, अमेरिकी सेना को ना तो ऐसे मौसम में ऑपरेट करने की आदत है और ना ही उसे ईरान के ऐसे दुर्गम इलाकों की कोई भी जानकारी है। इसलिए वहां पर टिके रहना, लड़ाई करना और जीतना अमेरिका के सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये पूरा की पूरा इलाका उनके लिए बिल्कुल नया है। यहाँ का मौसम उनके अनुकूल नहीं है, जगह की जानकारी उनके पास नहीं है, पहाड़ी इलाका है या फिर रेगिस्तान है, और ऐसे में जो एडवांटेज होगा वो ईरान की सेना को होगा। अमेरिका की एक और चुनौती है ईरान का ये मुश्किल इलाका। क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान, अफगानिस्तान और इराक दोनों ही देशों से बड़ा है। और ये दोनों देश मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इससे पहले अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाया था, 20 साल तक अफगानिस्तान में उन्होंने लड़ाई की। इसी प्रकार से इराक में भी अमेरिका की सेना जमीन पर उतरी थी। लेकिन ईरान ना तो अफगानिस्तान है और ना ही इराक है, ये इराक और अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ा है। ईरान का क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, अफगानिस्तान का लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर था और इराक का लगभग 4.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सोचिए, अफगानिस्तान और इराक के मुकाबले ईरान बहुत बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से आप सोच लीजिए कितना बड़ा है। अभी तक अमेरिका ने अफगानिस्तान देखा है, इराक देखा है, लेकिन ये कहीं ज्यादा बड़ा इलाका है। ईरान के आसपास के इलाके में अमेरिका ने 21वीं सदी में 2 बड़े युद्ध लड़े हैं, 2001 में अफगानिस्तान का युद्ध और 2003 में इराक युद्ध। और इन युद्धों के नतीजे अमेरिका के मुताबिक नहीं निकले थे और सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद अमेरिका को ही ज्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए ईरान जैसे बड़े इलाके पर कब्जा करने के लिए अमेरिका को हजारों नहीं बल्कि लाखों सैनिक चाहिए। अमेरिका ने वर्ष 2003 से इराक युद्ध शुरू किया। इसमें अमेरिकी सेना के लगभग 15 लाख सैनिक शामिल हुए थे और लगभग 8 वर्षों तक चले इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 4,500 सैनिक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की मौत हुई थी। और जब अमेरिका 15 लाख सैनिकों के बावजूद इराक का युद्ध जीत नहीं पाया, तो ईरान में सिर्फ 50,000 सैनिकों के साथ जमीनी युद्ध शुरू करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इराक का ज्यादातर हिस्सा समतल और रेगिस्तानी था, लेकिन ईरान में बड़े बड़े पहाड़ हैं और रेगिस्तान, दोनों उनके सामने खड़े होंगे।
वर्ष 2001 से लेकर 2021 तक यानी 20 वर्षों तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे लंबा युद्ध लड़ा। इसमें अमेरिकी सेना ने अपने 8 लाख सैनिकों को उतारा था और इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 4000 सैनिक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए थे, जबकि अफगानिस्तान की अपनी कोई पारंपरिक सेना भी नहीं थी। फिर भी अमेरिका को इतना नुकसान हुआ और उस समय वो तालिबान से लड़ रहा था। अमेरिका ने वर्ष 1965 से 1973 तक यानी 8 वर्षों तक वियतनाम में भी युद्ध लड़ा था। तब अमेरिकी सेना के लगभग ऐसे ही लाखों सैनिकों ने यह युद्ध लड़ा और लगभग 58,000 अमेरिकी सैनिक तब मारे गए थे। और अब तक किसी युद्ध में अमेरिका के इतने सैनिकों की मौत नहीं हुई जितने सैनिक उन्होंने वियतनाम में खोए हैं। जिस तरह से वियतनाम के जंगलों में अमेरिका की सेना खो गई, वही हाल ईरान में भी हो सकता है। हालांकि इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम, इन तीनों युद्धों में अमेरिका का लक्ष्य इन देशों पर कब्जा करना था। इसलिए अमेरिका को समय भी ज्यादा लगा, क्योंकि वो इस लक्ष्य के साथ इन तीनों देशों में प्रवेश उन्होंने किया था कि उन्हें इन देशों में कब्जा करना है। लेकिन ईरान पर उन्हें कब्जा नहीं करना, यहां पर उनका लक्ष्य अलग है। ईरान युद्ध को लेकर असल में राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अपना गोल पोस्ट बदलते रहे हैं, उनके लक्ष्य बदलते रहे हैं और ऐसा लगता है कि युद्ध को लेकर उनका मकसद स्पष्ट नहीं है। पहले ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं, फिर ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात करने लगे, लेकिन अब ट्रंप का सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया है और वो है हॉर्मुज का रास्ता खुलवाना। और ये रास्ता तो युद्ध से पहले खुला ही हुआ था, यानी अमेरिका ने पहले ये रास्ता खुला हुआ था, फिर युद्ध छेड़ दिया, उसके बाद ये रास्ता बंद हुआ और अब अमेरिका ये चाहता है कि ये रास्ता किसी तरीके से खुल जाए। इसलिए युद्ध में अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव्स स्पष्ट नहीं है और टाइमलाइन अगर आपकी स्पष्ट नहीं है कि आपको समय के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कितना समय लगेगा, अगर ये दोनों ही स्पष्ट नहीं है तो फिर जो सेना है बड़ी बड़ी वो भी खो जाती हैं। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि अमेरिका को ना तो लक्ष्य स्पष्ट था और टाइमलाइन भी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका चाहे तो भारत से सीख ले सकता है। आप याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने बिल्कुल स्पष्ट हमलों के साथ सिर्फ 4 दिनों के अंदर अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए और फिर पाकिस्तान के अनुरोध पर सीज फायर करके भारत इस युद्ध से निकल गया। यानी तेज रफ्तार से अपने लक्ष्यों को हासिल करके इस युद्ध को 4 दिन में समाप्त कर दिया। क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध में जाना तो आसान है, लेकिन युद्ध से बाहर निकलना आसान नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं युद्ध शुरू तो कर देती हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जो कला है, ये भारत की सेना ने हाल के वर्षों में पूरी दुनिया को दिखाई है कि उनके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टाइमलाइन बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने 4 दिन के लिए ये युद्ध शुरू किया और चौथे दिन वो इसमें से बाहर निकल गए। अब ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका बाकायदा एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए पश्चिम एशिया में डेल्टा फोर्स, आर्मी रेंजर्स और नेवी सील्स के कमांडोज पहुंच गए हैं और ये तीनों ही अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस हैं। अमेरिका का मिशन होगा अपनी स्पेशल फोर्सेस की मदद से ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना या फिर उसे नष्ट कर देना। ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिससे 60% तक प्योरिटी की उसमें की जा चुकी है। मतलब इसमें 60% तक प्योरिटी अभी तक ईरान कर चुका है और अगर ये प्योरिटी 90% तक हो गई तो इस यूरेनियम से कम 10 परमाणु बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। और अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती ईरान के इसी यूरेनियम को तलाश करके नष्ट करने की है या इसे अपने साथ ले जाने की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान का यूरेनियम उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर होने की संभावना है और ये न्यूक्लियर साइट्स हैं इस्फहान, नतांज और फाडो। और ये सभी पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं और फाडो में ये न्यूक्लियर साइट 300 फीट जमीन के नीचे गहराई में है और ये गहराई किसी 30 मंजिला इमारत के बराबर है। आप सोचिए कि पाताल में, मतलब जमीन के नीचे एक 30 मंजिला इमारत जैसे बना दी गई हो, ये उतनी गहराई है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने सिर्फ 3 मिनट में ही वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया था और नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को भी ऐसे ही खत्म कर दिया था। लेकिन ईरान में सैकड़ों फीट गहराई में मौजूद यूरेनियम पर कब्जा करने का कोई ऑपरेशन मिनटों में खत्म नहीं हो सकता। यानी यहां पर किसी एक इंसान को नहीं पकड़ना,
किसी एक आतंकवादी को नहीं पकड़ना, बल्कि इतनी बड़ी संख्या में यूरेनियम को पहले खोजना है और फिर उसे अपने कब्जे में लेना है। और ये यूरेनियम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर है और वहां पहुंचने वाला जो रास्ता है वो काफी हद तक लोग कह रहे हैं कि नष्ट हो चुका होगा। यानी यहां से यूरेनियम को सुरक्षित बाहर निकालना अब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका ने इन साइट्स पर पहले ही बहुत बमबारी की हुई है। ये सारी चीजें ऊपर से नष्ट हो चुकी होंगी और वहां तक पहुंचने का रास्ता अब किसी को नहीं पता होगा। और ऐसे किसी भी ऑपरेशन में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा खुद ईरान की सेना कर रही है, इसलिए ऐसे ऑपरेशन से युद्ध और भड़क सकता है। इससे पहले जून 2025 में भी अमेरिका ने इन तीनों ही न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया था और बाद में यह दावा किया गया कि इस हमले के बावजूद ईरान का यूरेनियम हो सकता है कि अब भी सुरक्षित हो। इसलिए इस यूरेनियम तक पहुंचना किसी भी सेना के लिए, किसी भी देश के लिए अब बहुत मुश्किल होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों तक पहुंचना अमेरिका के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है। ईरान के पास लगभग 6 लाख सैनिक हैं और वो 10 लाख और अतिरिक्त फाइटर्स की एक नई सेना बनाने का दावा कर रहा है। इस समय ईरान की सेना के लिए लगातार भर्ती चल रही है और उन्होंने भर्ती करने की जो उम्र की सीमा है उसे 12 साल कर दिया है। यानी 12 साल से ऊपर कोई भी बच्चा ईरान में अब वहां की सेना में भर्ती हो सकता है और ये सैनिक भी अमेरिकी सैनिकों के इस ऑपरेशन को और ज्यादा कठिन बना सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने इससे पहले भी जिस भी युद्ध में अपने सैनिकों को जमीन पर उतारा है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, हर जगह अमेरिका को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और उसकी सेना कहीं से भी विजयी होकर नहीं आई। वियतनाम में उन्होंने 8 साल लगा दिए, अफगानिस्तान में 20 साल लगा दिए, इराक में भी लगभग 8 साल लगा दिए, जबकि वो शायद गए थे 8 हफ्तों के लिए, फिर 8 महीने और फिर 8 साल। क्या ईरान में भी यही होने वाला है? अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। एआई अब इंसानों की नौकरियां भी छीन रहा है। अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन ने 31 मार्च को दुनिया भर में अपने 30,000 कर्मचारियों को एक ही दिन में नौकरी से निकाल दिया। ओरेकल कंपनी के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी छटनी है। इससे 12,000 कर्मचारियों को भारत में भी नौकरी से निकाल दिया गया। अकेले भारत में ही 12,000 कर्मचारियों की नौकरी गई। भारत में ओरेकल के लगभग 30,000 कर्मचारी हैं, यानी भारत में ओरेकल के 40% कर्मचारियों की एक ही दिन में नौकरी चली गई। और इस छटनी की वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये छटनी कर्मचारियों के लिए एक सरप्राइज की तरह थी, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों को, हजारों लोगों को सुबह सुबह 6 बजे एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि आज से उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। इनका कर्मचारियों का कहना है कि इस ईमेल के कुछ ही मिनटों के बाद उनकी कंपनी की जो आईडी थी और उनके मेल को ब्लॉक कर दिया गया। ईमेल में कर्मचारियों को बताया गया कि कंपनी में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। दुनिया भर में इस कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 1,60,000 है और इस तरह पूरी दुनिया में 19% कर्मचारियों को एक ही झटके में उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। ओरेकल की ही एक भारतीय कंपनी भी है जिसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। इसमें भी 1,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गई। यह कंपनी मुख्य रूप से बैंकिंग सॉफ्टवेयर, फिनटेक और वित्तीय सिस्टम बनाती है, इसलिए इसे अक्सर ओरेकल फाइनेंस भी कहते हैं। इस कंपनी में छटनी का मतलब है कि एआई का असर अब आईटी सेक्टर से आगे बढ़कर फाइनेंस और बैंकिंग टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो टेक कंपनियों में छटनी की तस्वीर और भी आपको बड़ी नजर आएगी। ओरेकल से पहले इस साल अमेज़न ने 16,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। 2025 में यानी पिछले साल अमेज़न और इंटेल ने मिलकर 36,000 कर्मचारियों की छटनी की थी। उससे पहले वर्ष 2024 में इंटेल ने ही अपने 15,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 70 बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने लगभग 40,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। फेसबुक,
और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी मेटा ने पिछले ही हफ्ते लगभग 700 कर्मचारियों को निकाला है। रॉयटर्स के मुताबिक मेटा आने वाले दिनों में 20% या उससे भी ज्यादा अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आईटी सेक्टर में छंटनी की यह संख्या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों में आखिर इतनी छंटनी क्यों हो रही है, तो इसको 2 पॉइंट्स में समझिए। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता दायरा और उसमें भारी निवेश। ओरेकल सहित दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब एआई से संबंधित रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। डेटा सेंटर्स और एआई मॉडल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है और कर्मचारियों की छंटनी करके ये कंपनियां अपने खर्चों को कम कर रही हैं, यानी यहां से पैसा बचा रही हैं और एआई पर लगा रही हैं। और दूसरा कारण है एआई का बढ़ता इस्तेमाल। इस समय एआई कोड लिखने से लेकर टेस्टिंग करने तक सारे काम बड़ी आसानी से कर सकता है। एआई अब वो सारे काम भी कर सकता है जिसे कुछ समय पहले तक 5 से लेकर 10 इंजीनियर्स एक साथ मिलकर किया करते थे। कस्टमर सपोर्ट और डेटा प्रोसेसिंग जैसे काम भी एआई आसानी से संभाल रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को अब पहले जितने कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रही। बड़ी टेक कंपनियां धीरे धीरे ह्यूमन वर्कफोर्स से एआई ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही हैं और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जा रही है। आज टेक कंपनियों के बीच ही एक एआई रेस चल रही है। हायरिंग पैटर्न बदल रहा है और अब कंपनियों को एआई स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। तो इस बात को आप समझिए, अब कंपनियों को आईटी सेक्टर में भी वो लोग चाहिए जो एआई के बारे में जानते हैं और एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए भारत के युवाओं के लिए भी ये खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी टैलेंट हब है। यहां यह समझना आवश्यक है कि आईटी सेक्टर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि उसका रूप बदल रहा है और उसके मुताबिक ही अब आपको तैयारी करनी है, अपने आप को तैयार करना है। इतिहास बताता है कि हर नई टेक्नोलॉजी पुरानी नौकरियों को खत्म करती है, लेकिन नई नौकरियां भी पैदा करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब आगे का जो भविष्य है वो उन लोगों का है जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, जो एआई से काम करवाना जानते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं। मदद बस एक कॉल दूर है। अब इस खबर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो अपराध के बाद भी खत्म नहीं होता। महाराष्ट्र के नासिक में एक ढोंगी ज्योतिषी अशोक खरात को गिरफ्तार किया गया, जिसने बड़ी संख्या में महिलाओं का यौन शोषण किया और उनके वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन सवाल है, क्या उसकी गिरफ्तारी के बाद इन पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल गया? जवाब है नहीं, क्योंकि अब शुरू हुआ है एक और डर, एक और सजा और एक नया तनाव। पीड़ित महिलाओं की स्पष्ट संख्या का किसी को पता नहीं, लेकिन इस केस से जुड़े बहुत सारे आपत्तिजनक वीडियोस व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। सोचिए, जिस अपराध को ये पीड़ित महिलाएं भूलना चाहती हैं, वही अपराध बार बार उनके सामने लाया जा रहा है। मोबाइल फोन पर हर नोटिफिकेशन उनके लिए एक नया डर बन चुका है। दूसरे लोगों के लिए वो सिर्फ एक मनोरंजक वीडियो है जिसे लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। फॉरवर्ड किया जाने वाला हर वीडियो इन महिलाओं पर एक नई चोट है जो उन्हें बार बार अपमान के जख्म दे रहा है। इन वीडियोस को शेयर करना ही इन महिलाओं पर एक नया अत्याचार है। पीड़ित महिलाएं और उनके परिवारों को अब इस बात का डर है कि उन्हें कोई पहचान न ले और समाज में उनकी बदनामी ना हो। एक तरह से उनकी जिंदगी और उनका पारिवारिक जीवन दांव पर लगा हुआ है और कई परिवार तो अब टूटने की कगार पर हैं। डर, शर्म और सामाजिक दबाव की वजह से कई पीड़ित महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही। यानी अपराध तो एक बार हुआ, लेकिन इसका दर्द पीड़ित महिलाओं को और उनके परिवार को हर दिन, हर घंटे और हर पल झेलना पड़ रहा है। अब ये सिर्फ एक अपराध नहीं रहा, बल्कि कभी ना रुकने वाला एक डिजिटल अत्याचार बन चुका है। पहले अपराध हुआ, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उस अपराध को बार बार जिंदा किया जा रहा है।
सबसे गंभीर बात यह है कि इन वीडियोस के कारण कई गवाह अब सामने आने से डर रहे हैं। पुलिस भी मानती है कि ये वीडियोस जांच में रुकावट बन सकते हैं, यानी जो सबूत बनने चाहिए थे वही अब न्याय के रास्ते में बाधा बन गए हैं। आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी विडंबना है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में टेक्नोलॉजी को आम जनता का सुरक्षा का कवच होना चाहिए था, लेकिन वही टेक्नोलॉजी अब डर का हथियार बन चुकी है। आखिर में हम आप सबसे बस इतना कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति, समाज या देश महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव करता है, वो इससे उसके चरित्र का पता चलता है। और आज जब इस अपराध के बाद पीड़ित महिलाएं तकलीफ में हैं, तनाव में हैं, डर में जी रही हैं हर पल, तो इस तरह के वीडियोस को शेयर करने की बजाय आप सबको उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। इसलिए अगर आपके पास इस प्रकार के वीडियोस आ रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, तो इन वीडियोस को तुरंत रोक दीजिए। जो आपको भेज रहा है उससे वही बात कीजिए जो मैं आज आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं, इन्हें तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक इनके वीडियोस आप सबके मोबाइल फोन पर वायरल होते रहेंगे। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।